हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चौहान वंश के बारे में। ये चौहान वंश दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र में फैला हुआ था। दिल्ली और अजमेर, दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और अजमेर जो कि राजस्थान का एक जिला है। राजस्थान का हाईकोर्ट भी आपके अजमेर में है। और अजमेर की खासियत है कि वहाँ पे एक दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ठीक है, जो मोहम्मद गौरी के साथ ही भारत आए थे। तो ये सारे टॉपिक आप यहाँ से याद करिएगा और आगे बढ़ता हूँ मैं। देखिए, शुरुआत करता हूँ चौहान वंश के बारे में और बहुत ही ध्यान से और डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप दोनों चीज़ों को लेके चलिएगा। चौहान वंश की अनेक शाखाओं में से 7वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में वासुदेव के द्वारा, किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा शाकंभरी, ये अजमेर के निकट है और यहीं पे चौहान राज्य का वर्णन मिलता है। तो ये स्थापित हुआ यहीं पे शाकंभरी में, ये चौहान वंश स्टार्ट हुआ। ये बिल्कुल अजमेर के निकट है और इसका इतिहास जो है मिलता है यहाँ से, अजमेर के पास से। ओके, अब यहाँ से देखिए आगे बढ़ते हैं। शाकंभरी याद रखेगा, वासुदेव याद रखेगा। इस वंश के प्रारंभिक इतिहास का ज्ञान हमें विग्रहराज द्वितीय, जो कि इसी चौहान वंश का एक शासक है, विग्रहराज द्वितीय के हर्ष जयपुर राजस्थान के प्रस्तर अभिलेख, मतलब कि हर्ष के प्रस्तर अभिलेख जो कि मिला है जयपुर राजस्थान से, किसके समय मिला है? विग्रहराज द्वितीय के समय मिला है। उससे चौहान वंश के इतिहास का पता लगता है। साथ ही साथ सोमेश्वर के समय बिजौलिया प्रस्तर लेख मिला है, वहाँ से भी चौहान वंश का वर्णन हमें मिलता है। तो ये उसके इतिहास जानने का स्रोत हो गया। जो पहला राजा था वो तो हमने बता दिया कि वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की थी। साथ ही साथ स्टार्टिंग करते हैं हम वाकपति राज प्रथम से, वाकपति राज प्रथम से। इस वंश के प्रारंभिक शासक कन्नौज के प्रतिहार शासकों के सामंत थे। मैंने बताया था आपको कि सामंत की मीनिंग क्या होती है, तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं प्रतिहार वंश, जिसका नाम है पूरा गुर्जर प्रतिहार वंश। और मैंने आपको बताया था कि गुर्जर रहते कहाँ थे? तो गुजरात और राजस्थान में, और ये भी राजस्थान के ही हैं भाई, राजस्थान में ही तो पड़ता है अजमेर। यानी ये जो चौहान वंश था ये गुर्जरों से पहले का नहीं था, गुर्जरों के बाद का समय है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के सामंत के रूप में काम करते थे कौन? चौहान वंश के जो शुरुआत के राजा हुआ करते थे। 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में, देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा कि चौहान वंश की शुरुआत हो गई थी 7वीं शताब्दी में, और यहाँ हम बात कर रहे हैं 10वीं शताब्दी की। तो कितना अंतर हो गया ना। तो स्टार्टिंग में तो खाली सामंत थे और किसी राजा के अंडर में जो है रहते थे। बाद में इनका वर्णन मिलता है कि 10वीं शताब्दी से क्या राजा वजा का हालचाल है। तो 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाकपति राज प्रथम ने प्रतिहारों से अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और जब कोई राजा अगर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेगा तो उसका एक अलग से प्रसिद्धि मिल जाएगी, उसका एक अलग से उल्लेख मिलेगा। तो यही सब शुरुआत होता है वास्तविक संस्थापक के रूप में किसको जाना जाने लगा? वाकपति राज प्रथम को। क्योंकि अगर इसने स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की होती तो क्या चौहान वंश का उदय इसके समय में हो पाता? नहीं हो पाता। इस वजह से वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? वाकपति राज प्रथम को। और खाली संस्थापक अगर पूछे पहला राजा किसने था, तो आप वासुदेव को बता सकते हैं कि वासुदेव का नाम मिलता है। सेकंड नंबर पढ़ना हमको सिद्धराज के बारे में। इसने अपने राज्य का विस्तार करके महाराज की उपाधि धारण की। इसके बारे में बस इतना ही डिटेल था। नेक्स्ट है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय के माने समझिएगा, इसने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को, इसका नाम दोस्तों भीमदेव प्रथम भी था, मूलराज प्रथम या भीमदेव प्रथम, इसको ये था। चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया तथा भृगु कक्ष में आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण भी करवाया। कौन सी मंदिर? आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ पर? कच्छ में, भृगु कच्छ में। तो कच्छ जो है गुजरात में है, वहाँ पे कराया। विग्रहराज तृतीय, विग्रहराज द्वितीय के बाद विग्रहराज तृतीय आया। इसके समय में परमारों के साथ, परमार भी एक वंश है, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। परमारों के साथ चौहानों की मित्रता हो गई। किसके साथ? परमार मिल गए किससे? चौहान से। और मित्रता कैसे हो गई? क्योंकि परमारों की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था राजदेवी, परमार वंश की कन्या थी, उससे विवाह कर लिया चौहानों ने। किसने कर लिया? और चौहान में भी कौन चौहान? विग्रहराज तृतीय ने कर लिया विवाह। इस तरह से संबंध इसके अच्छे हो गए किससे? परमारों से। अब प्रतिहार तो खत्म ही हो चुके हैं, प्रतिहार से तो ये जो है अपने आप को आज़ाद घोषित कर चुके हैं। विग्रहराज तृतीय के बाद जो अगला राजा बना वो बना अजयराज, ठीक है।
खाली ध्यान से सुनते जाइए, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। अजयराज पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था, ऐसा नहीं कि बिग्रहराज तृतीय का पुत्र हो। उसके बाद एक छोटे मोटे शासक थे पृथ्वीराज प्रथम, उनका पुत्र था ये अजयराज। इसी ने अजमेर नगर की स्थापना की। ध्यान समझिएगा बात को, इसी ने किसकी स्थापना की? अजमेर नगर की। तो कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि अजमेर नगर की स्थापना किसने की है, तो आपको यहाँ ध्यान रहना चाहिए कि अजमेर नगर की जो स्थापना है वो किया है अजय राज ने, तथा उसे अपनी राजधानी भी बनाई। इसके बाद शासन आया अर्डोराज का। ओके, अजय राज का उत्तराधिकारी अर्डोराज था, जो कि एक महत्वपूर्ण शासक था। इसने अजमेर के निकट मुल्तान, हालांकि इतना निकट भी नहीं है मुल्तान, हाँ वहाँ से आप अफगानिस्तान साइड होकर मुल्तान जा सकते हैं, तो अजमेर के निकट मुल्तान में महमूद की सेना को पराजित किया। किसने? अर्डोराज ने। जब हालांकि यह युद्ध निर्णायक न था, इसका बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे इंडिकेट आपको कर दे रहा हूँ कि चौहानों की लड़ाई हुई थी और उस युद्ध में चौहान जो है अपने आप को विजयी मानते हैं। बिग्रहराज चतुर्थ, इसके बारे में पढ़ते हैं। अर्डोराज का पुत्र बिग्रहराज चतुर्थ था। इसी का एक नाम था बीसल देव चौहान। तो इसके नाम पे भी कभी कभी वंश हम लोग पढ़ा जाता है, बीसल देव चौहान वंश। बड़ा ही प्रतापी शासक था, बहुत ही शक्तिशाली शासक था। बिग्रहराज की सबसे बड़ी सफलता तोमरों की स्वाधीनता को समाप्त करके उसे अपना सामंत बनाया। किसको? तोमरों को। दोस्तों तोमरों ने दिल्ली नगर की स्थापना किया था। जो दिल्ली को बसाया है वो किसने बसाया है? कहा जाता है कि तोमरों ने बसाया है दिल्ली को। तो याद रखिएगा, इन्होंने तोमरों की स्वाधीनता को ही समाप्त कर दिया और उनको अपना सामंत बना दिया। किसने? बीसल देव चौहान ने, या फिर आप कहिए बिग्रहराज चतुर्थ ने। इसने एक रचना भी किया, संस्कृत नाट्य की रचना किया है बीसल देव ने। ओके, इस नाट्य के कुछ अंश दिखाई पड़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से एक मस्जिद बनवाया था। उस मस्जिद की दीवारों पर इस नाटक के कुछ अंश हमें देखने को मिलते हैं। तो बड़ा फेमस नाटक रहा होगा ये बीसल देव का, उसी वजह से यहाँ पे मिलते हैं, वरना मस्जिदों की दीवारों पर इसका उत्कीर्णन कैसे मिलता। उसी के दरबार में एक कवि रहते थे, इसका नाम था सोमदेव। इन्होंने रचना किया है, लेखक कहिए कवि कहिए, इन्होंने रचना किया है ललित विग्रहराज का। ओके, ललित विग्रहराज का। इसके बाद देखिए अगला शासक आता है पृथ्वीराज तृतीय। जिस पृथ्वीराज को हम लोग जानते हैं ना, वो पृथ्वीराज तृतीय है। जिस पृथ्वीराज को हम लोग जानते हैं वो कौन सा पृथ्वीराज है? पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 1178 में सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय, सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय शासक हुआ। इसको राय पिथौरा भी कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? इनको राय पिथौरा भी कहा जाता था। आगे देखिए, यह इस वंश के सबसे महान शासक थे। सबसे महान शासक। अच्छा, किसी शासक की महानता किस बात पे निर्भर करती है? इसी बात पे निर्भर करती कि उसने कितने युद्ध जीते या उसका साम्राज्य कितना बड़ा था। तो पृथ्वीराज तृतीय की अगर हम बात करें, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, बार बार मैं तृतीय बोल रहा हूँ कि ये बात आप याद रखिए। इन्होंने आक्रमण किया चंदेल शासक परमर्दी देव पर। चंदेल शासक परमर्दी देव पर आक्रमण किया और उसमें विजय भी हुई किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। और हार किसकी हुई? परमर्दी देव की। परमर्दी देव के ही महान सेनानायक थे दो, जिनका नाम था आल्हा और उदल। तो आप लोगों ने आल्हा उदल सुना है ना, एमपी में, ठीक है, आल्हा उदल। इस लड़ाई में आल्हा उदल भी किसके खिलाफ लड़े थे? पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई किए थे। हालांकि ये दोनों लोग की सबकी, जब राजा की हार हो गई तो सबकी हार हो गई, और जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो जीतने के बाद थोड़ा सा भाव तो बनेगा ना पृथ्वीराज चौहान का कि मैंने हरा दिया, आल्हा उदल को, इतने बड़े सेनापति थे उनको हरा दिया, परमर्दी देव को हरा दिया। अगला टारगेट बनाया इसने गुजरात के चालुक्य शासक भीमदूती का। किसको बनाया? भीमदूती का बनाया। भीमदूती को भी इसने हरा दिया और भाव में आ गया ये। एक बार चंदेल शासक को हरा दिया, दूसरे बार चालुक्य शासक को हरा दिया। गुजरात के चालुक्य में था ये। इसके बाद तीसरी लड़ाई हुई 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन जगह का नाम है। और ये लड़ाई हुई पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में। ओके, इस लड़ाई में भी पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गौरी हार गया। फिर से जो है पृथ्वीराज के अंदर अहंकार हो गया कि मैं जिससे भी लड़ता हूँ मैं जीत जाता हूँ। इस लड़ाई में हारने के बाद मोहम्मद गौरी को छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? वहीं मार दिए होते मोहम्मद गौरी को, लेकिन इनको क्षमा करने का भूत सवार था। इन्होंने कर दिया क्षमा और गौरी फिर लौट के आया। 1192 में पूरी तैयारी के साथ आया और तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा और उसमें हार हो गई पृथ्वीराज चौहान की और जीत गया मोहम्मद गौरी।
और उसके बाद तो इन्होंने गौरी ने क्या किया, इनको उठा बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद कहा जाता है कि गौरी ने इनकी दोनों आंखें निकाल ली। और ये वो महान शासक थे पृथ्वीराज चौहान जो शब्दवेदी बाढ़ चलाते थे, शब्दवेदी। इसके पहले अगर मैंने अपने मन से बता रहा हूँ कि अगर मैंने किसी को सुना है शब्दवेदी बाढ़ चलाते हुए तो राजा दशरथ जी को सुना है। राजा दशरथ जी ने जो है श्रवण कुमार को, ठीक है ना, वो वाली कहानी आपको पता है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे हमने सुना है कि शब्दवेदी बाढ़ जो है चलाए थे। और दोबारा अगर शब्दवेदी बाढ़ की चर्चा होती है तो वो चर्चा होती है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। शब्दवेदी का मतलब होता है कि आप अपने मुंह से शब्द का उच्चारण करोगे और एक बाण आके आपको वेद के चला जाएगा, मतलब आवाज़ पे निशाना लगाना होता है। शब्दवेदी बाण मतलब आवाज़ पे निशाना लगाना, किसी चीज़ पे निशाना लगाना और आवाज़ पे निशाना लगाना, ये बड़ा ही अपने आप में टिपिकल चीज़ है, आज भी कोई नहीं कर पाता है। ओके, तो इस तरह से ये चलाते थे। कहा जाता है कि जो है उसके बाद भी मोहम्मद गौरी ने इनको दिया, एक मौका दिया कि तुम कर सकते हो जो चाहो। अब मोहम्मद गौरी का कि बैठा है सिंहासन में बैठा है और सामने जो है खड़े कराए गए हैं कौन, पृथ्वीराज चौहान। अब इनकी दोनों आंखें तो मोहम्मद गौरी ने निकाल लिया था। ये सब मान्यता है कि कहा गया है, क्या कहानी है मुझे भी क्लियर नहीं है। तो ये कई किताबों में इस तरह का वर्णन मिलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद इनका एक दरबारी कवि था, उसका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने इनको इंडिकेट किया, इंडिकेट नहीं किया मतलब उसने लिखा है अपने पृथ्वीराज रासो, एक बुक का नाम है जिसको लिखा है चंद्रबरदाई ने, पृथ्वीराज रासो, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की कहानी और इस लड़ाई का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान ने लिखा है, क्या लिखा है कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस गिन लो और वहाँ से 24 गज दूरी है, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। अंगुल अष्ट प्रमाण मतलब एक एक बित्ता, ऐसे होता है ना बित्ता, ऐसे करके ना, तो एक एक बित्ता करके आप कहाँ चले जाओ, 8 बार कर लो, अंगुल अष्ट प्रमाण। ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान, तो उसने इंडिकेट कर दिया। और उसके बाद वहाँ एक घंटा रखा था, वो घंटा बजाया गया। तो जो घंटा बजा रहा था ना, क्या कि वो मोहम्मद गौरी के बगल में खड़ा एक व्यक्ति बजा रहा था, और ये तो चलाते थे शब्दवेदी बाढ़। और इन्होंने भेदा, लेकिन उस घंटे की आवाज़ को भेदा। ठीक है, अगर कोई बात मोहम्मद गौरी ने बोला होता तो मोहम्मद गौरी भी उसी बाढ़ से भेदा जाता। खैर ये सब बात की बातें थी, आइए आगे बात करते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 के बाद ही भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई और इस लड़ाई के बाद मृत्यु हो जाती है पृथ्वीराज चौहान जी की। कुछ और बातें जान लीजिए। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कई सारे लेखक रहते थे, अच्छे लोग रहते थे, नवरत्न, नवरत्न नहीं कहेंगे, मतलब ये रत्न रहते थे, जैसे चंद्रबरदाई। नवरत्न तो देखिए जब 9 लोग रहेंगे रत्नों में तब नवरत्न कहेंगे, तो बहुत सारे रत्न थे, जिसमें से एक थे चंद्रबरदाई जिन्होंने रचना किया है पृथ्वीराज रासो का, और एक अपभ्रंश महाकाव्य है। यह किताब क्या है, एक अपभ्रंश महाकाव्य है। जयानक भी एक जो है लेखक हैं, इन्होंने वर्णन किया है पृथ्वीराज विजय का। तो अगर आपके सामने मुझे लगता है कि अब ये पृथ्वीराज रासो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि हर बच्चा को रट गया है कि पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने किया है। और अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन कि पृथ्वीराज विजय का किसने लिखा है और आपके ऑप्शन में पड़ा हुआ है चंद्रबरदाई और जयानक, तो आप ज़्यादातर लोग चंद्रबरदाई टिक कर देंगे। उनके दिमाग में बात नहीं है कि पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय दोनों 2 चीज़ें हैं। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे जयनायक जो है इसके लेखक हैं, ये एक संस्कृत काव्य है। और एक और हैं लेखक यहाँ पे हैं जनार्दन, ये भी एक रत्न है उनके यहाँ के, तो इनको भी याद रखिएगा। इसके बाद एक आखिरी शासक मिलता है चौहान वंश में जिसका नाम है गोविंद। ठीक है, गोविंद जो है पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उनका पुत्र है, वो जो है राजा बनता है। राजा क्या बनता है, क्षेत्र तो भाई गौरी के अधीन आ गया है, तो गौरी ने उसके लड़के गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक नियुक्त किया कि कुछ टाइम तुम शासक रखो। कुछ ही समय पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम रहता है गौरी का, उसने चौहानों का पूरी तरीके से दमन करते हुए दिल्ली पर और अजमेर पर पूरे के पूरी जगहों पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस तरह से चौहान वंश की स्टोरी यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद अगला बात हम लोग करेंगे, देखता हूँ मैं लोहार वंश से बात करूँगा या फिर संगम काल को शुरू करता हूँ पढ़ाना। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ़ायदा मिल सके। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी वीडियो पे ऐड आता है तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखा करिए, ऐड को स्किप मत किया करिए। ये आपसे विनम्र निवेदन है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।